हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो हम पढ़ रहे हैं टू गुड टू बी ट्रू बाय प्राजक्ता कोहली और ये है उस बुक का एपिसोड नंबर 6। मैंने महसूस किया कि अमन सोफे पर मेरे और करीब खिसक आया और पीछे से अपना हाथ मेरे कंधे की तरफ बढ़ा दिया। असल में जब मैं गाड़ी से जा रहा था तो मैंने इसे बुक स्टोर के बाहर देखा था। बस, फिर क्या था। मैंने अपनी भतीजी के लिए किताबें खरीदने का बहाना बनाकर एक से ज़्यादा बार दुकान के चक्कर काटने का फैसला कर लिया। अमन ने मेरी तरफ से जवाब दे दिया था, लेकिन तुम्हारी तो कोई भतीजी है ही नहीं, निखिल ने कहा। बिल्कुल सही, अमन ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैं हैरान होकर अपनी आंखें झपकाने लगी। क्या? मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ, उसने मुस्कुराते हुए हार मानने वाले अंदाज में अपना बायां हाथ ऊपर उठा लिया। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैंने अपना सिर झटका। तो फिर तुमने वो किताबें दी किसको? मैंने पूछा। हमारे लिफ्टमैन माधव की बेटी को। वो लगभग उसी उम्र की है जिसके लिए वो किताबें सही थी। ये सुनकर ऐसा लगा मानो मेरा दिल खुशी से पिघल गया हो। उसने सिर्फ इसलिए झूठी किताबें नहीं खरीदी क्योंकि मैं उस दुकान में काम करती थी, बल्कि उसने किताबें इसलिए खरीदी क्योंकि मैं उस दुकान में काम करती थी। मैं उसकी तरफ झुक गई और अपने कंधे से उसके सीने को थोड़ा सा छुआ। वाह, क्लासिकल अमन है ना। जब वो किसी को पसंद करता है तो हमेशा ऐसी ही प्यारी प्यारी हरकतें करता है। मुझे याद है जब हम पहली बार मिले थे तो वो हर पार्टी के बाद मुझे घर छोड़ने की कितनी जिद करता था। ओह, तो ये वजह थी कि इस छोटे बालों वाली लड़की का बर्ताव इतना कड़वा था। एक एक्स गर्लफ्रेंड। हाँ, बस फ़र्क इतना है कि जब मैं अवनी से बुक स्टोर पर मिला था तब वो पूरी तरह होश में थी, सलीके के कपड़ों में थी और उल्टियाँ नहीं कर रही थी, अमन ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा। उसका लहजा आम दिनों से एकदम अलग और ताने मारने वाला था। मेरा मन तो ऐसा हुआ कि मैं अपनी ड्रिंक मुंह से बाहर फेंक दूं, पर मेरा ये काम निखिल ने कर दिया। हंसते हुए ड्रिंक थूक दी। इस हरकत पर खुशी ने उसे घूर कर देखा और फिर वो अपनी उस गुस्से से लाल पीली सहेली के पीछे पीछे लिविंग रूम की तरफ चली गई। बेबी, निखिल हंसते हुए अपनी सिगरेट बुझाकर खुशी के पीछे भागा। चलते चलते उसने कहा, अवनी, आखिरकार तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं बस अभी आता हूँ। अब तुम यहाँ आ ही गई हो तो मुझे इस ड्रामे की आदत पड़ जाएगी। उसने अमन की तरफ आंख मारी और अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने अंदर चला गया। आखिरकार मिलकर अच्छा लगा। क्या अमन अपने दोस्तों से मेरे बारे में बातें कर रहा था? और बस इसी वजह से मैं ज़्यादा बाहर नहीं जाता, अमन ने लिविंग रूम की तरफ देखते हुए अपनी भौहें चढ़ाकर कहा। मैंने हाँ में सर हिलाया। हम दोनों ने एक दूसरे से नज़रें हटाईं, एक साथ लंबी सांस छोड़ी और तुरंत ही हमारी हंसी छूट गई। मुझे सच में बहुत खुशी है कि तुम आई, उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मुझे भी। मैंने हल्के से अपने कंधे बुचकाए और अपनी ड्रिंक पूरी ख़त्म कर दी। चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, उसने सोफे से उठते हुए अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने उसका हाथ थामते हुए कहा, वैसे क्या जाने से पहले हमें एक और ड्रिंक मिल सकती है? बिल्कुल, वही सेम वाली। मैंने हाँ में सर हिलाया और हम दोनों बार काउंटर की तरफ बढ़ गए जहाँ जोगी और मार्टिन अभी भी गप्पे मारने में बिजी थे। गप्पे मार रहे हैं देखो, मैंने मार्टिन के पास खिसककर उसके कान में फुसफुसाया। उसने कहा कि वो मुझे कुछ दिखाना चाहता है। पक्का वही खानदानी जेवर होंगे, उसने मेरी तरफ तिरछी नज़रों से देखते हुए जवाब दिया। उसने वो बात सुन ली थी। उम्मीद है तुमने वैसी ही प्यारी चड्डी पहनी होगी जैसी मैंने तुमसे पहनने को कही थी, मार्टिन ने अपनी उसी जानी पहचानी सुस्त आवाज़ में आगे कहा। चुप रहो। मुझे अपने पेट में एक हल्की सी एक्साइटमेंट महसूस हो रही थी। मैं इतनी समझदार तो थी कि आज ही रात अमन के साथ हुकअप की उम्मीद ना करूं, पर बाकी सब लोगों से दूर उसके साथ अकेले होने का ख्याल ही मुझे नर्वस कर रहा था। वो वाली नर्वसनेस जो अच्छी लगती है। चले, अमन ने मुझे मेरी दूसरी ड्रिंक थमाते हुए पूछा। बिल्कुल, चलिए। मैंने एक बड़ा सा घूंट लिया और अपना हाथ उसके हाथ में डाल दिया। ज़्यादा मत पीना, मैंने खुद को समझाया जब मैं उस घुमावदार सीढ़ी पर उसके पीछे पीछे ऊपर चढ़ रही थी, और तभी मैंने ड्रिंक का एक और बड़ा घूंट भर लिया। 16 अप्रैल 2023। अवनी। मैं ऐसे क्यों हूँ? मुझे साइड टेबल पर अपना फ़ोन वाइब्रेट होता हुआ सुनाई दिया।
मेरा मुंह एकदम सूखा हुआ था और सिर ऐसे फट रहा था मानो कोई उसे श्रेडर मशीन के अंदर डाल रहा हो। मैंने दीवार घड़ी देखने के लिए अपनी एक आंख खोली। सुबह के 7 से थोड़ा ऊपर का वक्त हो रहा था। मैं दर्द में कराह उठी और फोन तक पहुंचने के लिए किसी तरह आधी करवट ली। एक पल के लिए मेरा सिर पागलों की तरह चकराया, पर मैंने खुद को आंखें खोलने पर मजबूर किया। मैं अपने ही बिस्तर पर थी, ऊपर से नीचे तक उसी कपड़े में जो मैंने कल रात अमन की पार्टी में पहना था। मुझे तकिए पर अपनी एक ईयररिंग गिरी हुई दिखी। दूसरी वाली के लिए मैं उम्मीद कर रही थी कि वो अभी भी मेरे कान में ही हो, पर मुझ में यह पता लगाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। उस झुमके के ठीक बगल में लार का एक लाल दाग पड़ा हुआ था। वाह, कल रात आखिर ऐसा क्या हो गया था? मैंने हाथ बढ़ाया, अपना फ़ोन उठाया और तुरंत उसे साइलेंट मोड पर डाल दिया। लकड़ी की टेबल पर उसके वाइब्रेट होने की आवाज़ भी मेरे कानों में चुभ रही थी। मैं किसी तरह उठकर बैठ गई और बेड के पीछे टेक लगा ली। सांस लो, चलो पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। मैंने आदत के मुताबिक अपने पास ही रखी पानी की बोतल उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। कुछ घूंट पानी गटक गटक कर पिया और थोड़ी और गहरी सांसें ली। मैंने पूरे कमरे को ध्यान से देखा। कुछ भी बिखरा हुआ नहीं था। मेरे धुले हुए कपड़े अभी भी मेरी पढ़ने वाली कुर्सी पर बिना मुड़े वैसे ही पड़े थे। जो किताब मैं पढ़ रही थी वो मेरी डेस्क पर बिल्कुल उसी तरह रखी थी जैसे मैं छोड़कर गई थी। और मेरे पौधे खिड़की के पास धूप में हमेशा की तरह आराम फरमा रहे थे। ठीक है, अब याददाश्त की ज़रूरत है। कुछ याद करो, सांस लो। मुझे अब याद आ रहा था कि मैंने अपनी दूसरी ड्रिंक हाथ में ली थी और मैंने अमन के साथ सीढ़ियाँ चढ़कर उसके बेहद आलीशान पेंट हाउस की दूसरी मंजिल पर जा रही थी। सीढ़ियाँ काफ़ी ज़्यादा हो रही होंगी, क्योंकि जब तक मैंने उसके पीछे पीछे चलते हुए लकड़ी के फर्श पर कदम रखा तब तक मैं अपनी वो दूसरी ड्रिंक पूरी ख़त्म कर चुकी थी। उसने मुझे एक बड़े से लकड़ी के दरवाजे की तरफ ले जाना शुरू किया। मुझे याद है कि मैं बहुत नर्वस थी। अल्कोहल के असर की वजह से मेरे दिमाग में कुछ बहके बहके से ख्याल आ रहे थे और मेरी सारी हिचकिचाहट धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी। अमन ने दरवाज़ा खोला और मुझे एक ऐसे कमरे के अंदर ले गया जो मेरी ज़िंदगी में देखी गई सबसे खूबसूरत होम लाइब्रेरी की तरह थी। हर तरफ दीवारों से सटी हुई लाइब्रेरी और किताबें। वाह भाई वाह! मुझे पता था तुम्हें ये कमरा बहुत पसंद आएगा, अमन ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा जब मैंने खुले मुंह के साथ लाइब्रेरी के अंदर 2 कदम रखे। ये तुम्हारी लाइब्रेरी है। मुझे लगता है कि मैं ये बात कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से चिल्लाकर बोली थी। वो धीरे से हंसा और मेरी तरफ एक कदम बढ़ाया। हाँ हाँ, असल में तो मेरे डैड की है, पर अब मेरी भी है। मजाक मत करो। मेरी सांसें थम सी गई। ये मेरी ज़िंदगी में देखी गई सबसे खूबसूरत लाइब्रेरी है। क्या वो डिकिंस की बेस्ट बुक्स का फर्स्ट एडिशन है? इस मोड़ पर शायद मैं सचमुच चीख रही थी। वो हंसा और उस शेल्फ की तरफ बढ़ा जिसे मैं आंखें सिकोड़कर देखने की कोशिश कर रही थी। जैसा कि मैंने बताया, किताबें मेरी नज़र के लेवल से काफ़ी ऊपर रहती हैं, काफ़ी मायने रखती हैं, और मैं हल्की सी नशे में भी थी। उसने एक छिपे हुए कोने से पहियों वाली सीढ़ी निकाली और उसे रोल करते हुए शेल्फ के पास ले आया। तुम्हारे पास पहियों वाली सीढ़ी भी है? मैं खुशी से चहक उठी और अपनी दोनों हथेलियों को छाती के पास आपस में भींच लिया। क्या मैं इस पर चढ़ सकती हूँ प्लीज़? उसने अपनी एक भौं उठाई और उसके चेहरे पर वो सेक्सी सी मुस्कान वापस आ गई। तुम्हें मुझे दोबारा पूछने की ज़रूरत नहीं है, उसने आंख मारते हुए कहा। मैंने अपने होंठ भींचे, थोड़ा सा सिर हिलाया और हल्के से हामी भरी, और इस बार मैं खुद चलकर जार में फंस गई। वो मुस्कुराया और सीढ़ी के 2 कदम ऊपर चढ़ गया, जिससे मुझे उसके परफेक्ट हिप्स का एकदम परफेक्ट नज़ारा मिल गया, बिल्कुल मेरी आंखों के सामने, बस एक हाथ की दूरी पर। लाजवाब। शायद मैं कुछ ज़्यादा ही देर तक उसे ताड़ती रह गई थी, क्योंकि जब अचानक मेरा ध्यान टूटा और मैंने ऊपर उसकी तरफ देखा तो वो मज़े लेते हुए नीचे मुझे ही देख रहा था। अगर तुम मेरे हिप्स को ताकना बंद कर चुकी हो तो क्या तुम ये किताब घर ले जाना चाहोगी? उसने चुटकी लेते हुए पूछा। मुझे महसूस हुआ कि मेरे गाल शर्म से लाल हो गए थे। मैंने उसे वो किताब ली, अपना खाली ग्लास कॉफ़ी टेबल पर रखा और किताब के पन्ने खोलकर उसकी खुशबू को एक लंबी सांस के साथ अंदर खींचा। आह, बिल्कुल जन्नत। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे हाथ में द पिकविक पेपर्स की फर्स्ट एडिशन कॉपी है। ये तो सोने की खान में है। मैं तो यहीं रह सकती हूँ। अमन सीढ़ी से नीचे उतरा और उसे वापस उसकी जगह पर रोल करके रख दिया। मेरे डैड को क्लासिकल बहुत पसंद है। वो काफ़ी बड़े कलेक्टर है। वो कांच की एक अलमारी की तरफ बढ़ा। क्या तुमने भी यहाँ बहुत वक्त बिताया है? मैंने पूछा। हाँ, बिताया है, पर एक बिल्कुल अलग वजह से, उसने अपनी आंखों में एक शरारती चमक के साथ कहा। उसने अलमारी के दरवाजे खोले तो अंदर एक
पूरी भरी हुई बार दिखाई दी, जहाँ हर साइज, रंग और लेबल की बोतलें और ग्लास शेल्फ पर सलीके से सजे हुए थे। गगन, मेरा भाई और मैं अक्सर यहाँ छुप कर आ जाया करते थे जब चीज़ें बहुत ज़्यादा तनाव वाली हो जाती थी। वो अपने लिए एक ड्रिंक बनाता और हम घंटों बातें करते। इस कमरे से जुड़ी मेरी बहुत अच्छी यादें हैं। मैं उसे देखकर मुस्कुराई जब उसने मेरा ग्लास उठाया और मेरे लिए एक और जिन एंड टॉनिक बनाने लगा। क्या तुम अपनी सारी डेट्स, जिन लड़कियों को डेट करते हो, उनको इसी कमरे में लाते हो? क्या यह तुम्हारा कोई मूव है? मैंने अपनी तीसरी ड्रिंक का एक घूंट लेते हुए पूछा। अरे नहीं, ज़्यादातर डेट्स के लिए मेरे पास एक सीक्रेट सेक्स डंजन, गुप्त तहखाना होता है। ये लाइब्रेरी तो सिर्फ बुक स्टोर के पढ़ाकू स्टाफ्स के लिए ही है, उसने बिल्कुल सीरियस चेहरा बनाकर कहा। मेरी ज़ोर से हंसी छूट गई और मैंने शेल्फ में रखी किताबों को पलटना शुरू कर दिया। और बस अब अपने बिस्तर पर बैठे हुए और अंदर से हथौड़े की तरह फटते सिर के साथ मुझे कल रात का सिर्फ इतना ही हिस्सा याद आ रहा था। किसी मोड़ पर मुझे धुंधला सा याद आ रहा था कि उसने कुछ ऐसा कहा था, क्या तुम वाकई पूरी रात जिन पीने के बाद अब स्कॉच पीना चाहती हो? मेरे दिमाग में एक लिफ्ट और एक कार के अंदर के कुछ धुंधले से सीन घूम रहे थे, पर उसके आगे कुछ याद नहीं था। सब कुछ धुंधला था। इसलिए मैंने अपना फ़ोन उठाया और रिया और माया के साथ वाला ग्रुप चैट खोला। मार्टिन ने ज़रूर उन्हें कुछ ना कुछ बताया होगा, पर इससे पहले कि मैं कोई सवाल टाइप कर पाती, मेरी सांसें थम गई। मेरे पास लगभग 40 अनरीड बिना पढ़े मैसेज थे, उनमें से करीब 30 तो सिर्फ तस्वीरें थी। मेरी तो किस्मत ही फूट गई। मैंने अपनी पहली फ़ोटो खोली। मैं बार काउंटर पर बैठी हुई थी। मेरे बाएं हाथ में जिन की एक बोतल थी और मेरा दायां हाथ मार्टिन के गले में लिपटा हुआ था। मेरा चेहरा एकदम अजीब और बेवकूफ़ जैसा बना हुआ था और मेरे सारे दांत दिख रहे थे। दूसरी फ़ोटो में मैं बार काउंटर के पीछे खड़ी होकर ड्रिंक्स बना रही थी, बिल्कुल एक प्रोफेशनल की तरह। अवनी, बहुत बढ़िया। तीसरी फ़ोटो फिर से मेरी ही थी, जिसमें मैं किसी ऐसी लड़की के साथ नशे में धुत होकर बोल रूम डांस करने में बिजी थी, जिससे पार्टी में मिलने की मुझे दूर दूर तक कोई याद नहीं थी। चौथी फ़ोटो भी मेरी ही थी, इस बार बालकनी की। क्या मैं गा रही थी? वहाँ और भी कई तस्वीरें थी, जिनमें ज़्यादातर मैं ही थी। कभी अमन के लिफ्ट मैन के साथ नाचने की नाकाम कोशिश करते हुए, तो कभी सड़क पर कुछ दूसरे लोगों के साथ। मैंने सदमे में अपनी आंखें बंद कर ली। मेरे मुंह से एक ज़ोरदार कराह निकली। मुझे इस सब में से कुछ भी याद क्यों नहीं था, और सबसे बड़ी बात, इन तस्वीरों में से किसी में भी अमन क्यों नहीं था। ट्रिपल डेकर ग्रुप चैट का नाम। मी, भाई, ये मैंने क्या रायता फैला दिया? व्हाट द फक डिड आई डू? रिया, ये जाग गई। हाँ, गुड मॉर्निंग सनशाइन। माया, पार्टी की अगली सुबह का वो खौफनाक मंजर। मी, तुम दोनों अपना मुंह बंद रखो, मैं तुम लोगों को कॉल कर रही हूँ। मैंने अपनी स्क्रीन के ऊपर दाईं तरफ वाले वीडियो कॉल बटन को दबाया और वीडियो पर अपनी बेस्ट फ्रेंड्स के मुझ पर हंसने का इंतज़ार करने लगी। रिया ने सबसे पहले चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कॉल उठाया। उसके बाद माया भी जुड़ गई, जो हमेशा की तरह बिल्कुल शांत और गंभीर दिख रही थी। तो कैसी रही तुम्हारी रात? रिया ने गाते हुए कहा। मैंने एक लंबी सांस छोड़ी। ये नौटंकी बंद करो और मुझे बताओ कि हुआ क्या था। मैं चढ़कर बोली। शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ। तुम्हारी रात बहुत बढ़िया गुजरी, साफ दिख रहा है। क्या तुमने बच्चों के पार्क में बत्तख की सवारी करते हुए अपनी वो फोटो देखी? उसने अपनी हंसी को और रोकने की कोशिश ना करते हुए कहा। हाँ, हम लोग वहाँ नहीं थे, हमने तो बस आज सुबह इसके बारे में सुना। वैसे तुम उस कुर्ते में काफ़ी हॉट लग रही थी, माया ने कहा। हे भगवान, तुम्हारे पास ये तस्वीरें आई कहाँ से? मैं मार्टिन को जान से मार डालूंगी। मैं उसे ख़ास तौर पर इसी वजह से अपने साथ ले गई थी। मुझे पता था कि मैं अमन के आसपास अपनी नर्वसनेस दूर करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा पी लूँगी। मैंने अपने खाली हाथ से अपना चेहरा रगड़ते हुए कहा। कमीनी, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे मार्टिन की आवाज़ सुनाई दी, पर वो इस ग्रुप चैट में नहीं था। ये क्या चल रहा था? मार्टिन तुम लोगों के साथ है क्या? मैंने लड़कियों से पूछा। नहीं, माया ने जवाब दिया। मैं तो कार में हूँ, ऑफिस जा रही हूँ। नहीं, रिया का भी यही जवाब आया। ये क्या बकवास है? क्या अब मुझे अतरंगी आवाज़ें सुनाई दे रही थी? मैं धीरे से बिस्तर से उतरी, अभी भी अपने हाथ पैरों को काबू में करने की कोशिश कर रही थी, और चलकर अपने लिविंग रूम में आई। मार्टिन मेरे सोफे पर किसी कंबल की तरह पसरा हुआ था। लिविंग रूम का बुरा हाल था। सब बिखरा पड़ा था, चारों तरफ बोर्ड गेम्स जैसे लूडो और शतरंज फैले हुए थे। और क्या वो स्वेटर बुनने वाली सिलाइयाँ थी? ठीक है,
अब किसी ना किसी को मुंह खोलना ही पड़ेगा। लड़कियों, मुझे अभी अभी अपने सोफे पर एक मार्टिन मिला है। मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, मैंने कहा और फ़ोन काट दिया। उठो। मैंने मार्टिन के पैर उठाए जो सोफे से नीचे लटक रहे थे और सोफे पर बैठते हुए उन्हें अपनी गोद में रख लिया। मुंह खोलो, कल रात आखिर क्या हुआ था? उसने अपनी एक आंख खोली और मुझे ताका। उसे जागने के लिए मैंने उसके पैरों को जोर जोर से हिलाया। वो सुस्ती से उठकर बैठ गया, बिल्कुल किसी बिल्ली की तरह अंगड़ाई लेते हुए जो साल भर से सोई हो, और बोला, गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल। और मेरे सवाल का जवाब दिए बिना ही वो उठा और किचन की तरफ चल दिया। मेरे बारे में एक बात तो तय है, शराब पीने के बाद मैं जितनी बेबाक और बिंदास हो जाती हूँ, होश में रहने पर उतनी ही शांत रहती हूँ। और मुझे इस तरह सब कुछ भूल जाने, ब्लैकआउट होने वाली रात गुजरे महीनों, शायद सालों हो चुके थे। मैंने फैसला कर लिया था कि अगर मार्टिन ने अभी बोलना शुरू नहीं किया तो वो फिर कभी नहीं बोल पाएगा। मैं उसके पीछे पीछे किचन तक गई और उसे घूरने लगी, जबकि वो बड़े आराम से अपने लिए कॉफ़ी बना रहा था। क्या है? उसने बड़े कैजुअल अंदाज में पूछा। मैं कल रात वाली अवनी को मिस कर रहा हूँ। वो उस चिड़चिड़ी लड़की से कई ज़्यादा मज़ेदार है जो हर दिन बुक स्टोर पर बैठी रहती है। हे भगवान मार्टिन, बस सीधे सीधे बताओ कि हुआ क्या था? कुछ नहीं हुआ था कमीनी। तुमने आखिरकार खुलकर अपनी ज़िंदगी जी और बिल्कुल वैसी हरकतें की जैसे एक 23 साल की लड़की को करनी चाहिए। तुमने बहुत मज़े किए, बस यही हुआ था। और अगर तुम ये पूछ रही हो कि क्या अमन के साथ कुछ हुआ था, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस उसने उस अवनी को देख लिया जो मज़ेदार है और बेफिक्र रहती है। जहाँ तक मुझे लगता है, तुम्हारी इस छोटी सी जो भी खिचड़ी पक रही है, उसके शुरुआती दिनों में ही तुम्हारा इस तरह पीना एक अच्छी बात थी। अब उसे पता चल गया है कि वो किस आफत को गले लगाने जा रहा है। उसने आंख मारी। मैंने अपना चेहरा दोनों हाथों से छुपा लिया। क्या मैंने कोई बेवकूफ़ी भरी बात कही थी? मैंने झेपते हुए पूछा, क्योंकि मुझे पक्का पता था कि मैंने ऐसा कुछ तो किया ही होगा। जब अंदर इतनी ड्रिंक्स जा चुकी हूँ तो मुझे बस इस ही बात की हैरत थी कि सुबह जागने पर मेरे हिप्स पर अमन के नाम का टैटू नहीं बना हुआ था। बातें उतनी नहीं जितना कि तुमने जो किया वो गजब था, उसने कहा। मार्टिन, मैंने क्या किया? मुझे महसूस हो रहा था कि शर्म के मारे मेरे गले से लेकर चेहरे तक गर्मी बढ़ती जा रही थी और मेरे हाथ थोड़े से सुन पड़ रहे थे। तुमने जो भी किया वो ये था कि तुमने अमन के बाइसेप्स को लिक किया था। उसने बिल्कुल सपाट चेहरे से कहा और तुरंत हंसते हुए मुझसे दूर भाग गया ताकि मेरी मार से बच सके। मैंने अपनी आंखें बंद की और फर्श पर ही ढेर हो गई। तभी दरवाजे की घंटी बजी और मुझे लगा कि मेरा सिर फिर से फटने लगा है। मार्टिन ने उसे अनदेखा किया और लकड़भग्गे की तरह हंसता रहा। इसलिए मैं अपने पैरों पर खड़ी हुई और खुद को घसीटते हुए दरवाजे तक ले गई। मैंने मन ही मन सोच लिया था कि इस बैल के डब्बे को उखाड़कर आग लगा दूंगी, क्योंकि ये बहुत तेज़ और परेशान करने वाली आवाज़ कर रही थी। और फिर मैंने दरवाज़ा एक झटके में खोल दिया। गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल, कॉफ़ी लोगी? अमन, अगर तुम्हें अभी तक ये बात नहीं पता थी तो सुन लो, मुझे प्यार हो गया है। तुम इतनी जल्दी उठ गई? मैंने अवनी के अपार्टमेंट के अंदर कदम रखते हुए कहा। मुश्किल से ही जाग पाई हूँ, वो फुसफुसाई और कुर्सी पर बैठते हुए कड़क अमेरिकानों के कप की तरफ हाथ बढ़ाया जो मैंने उसकी डाइनिंग टेबल पर रखा था। कल रात के लिए मैं सच में बहुत माफ़ी चाहती हूँ। ये रही मेरी लड़की, सुबह के बिखरे हुए बालों और नींद भरी आंखों के साथ। बिल्कुल वैसे ही दिख रही थी जैसे मैं उसे कल रात उसके बिस्तर पर छोड़कर गया था। बेहद खूबसूरत। मैं मुस्कुराया और उसके बिखरे हुए बालों की एक लट को उसके कान के पीछे कर दिया। तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत मज़ा आया था। अभी मज़ा नहीं आ रहा है, कम से कम मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं। लाइब्रेरी से बाहर निकलने के बाद मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं है और मेरी फ्रेंड्स ऐसी सिचुएशंस में बिल्कुल भी मदद नहीं करती। मैंने कोई बेवकूफ़ी की है ना? बेवकूफ़ी से तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने माहौल बनाने के लिए अपनी भौहें चढ़ाई। ओ भगवान! उसने अपना चेहरा अपनी हथेलियों में छुपा लिया और कराहने लगी। अरे ठीक है, सच में, मैंने कहा। तुम ड्रिंक कर रही थी और मज़े कर रही थी, बस। ये बिल्कुल नॉर्मल है, हर कोई ऐसा करता है। हर कोई नहीं करता, तुम तो ऐसा बिल्कुल नहीं करते। हाँ वो तो है, पर मुझे इससे भी कुछ बेहतर करने को मिलता है।
मैं थोड़ा नीचे झुका और उसके कान में फुसफुसाया, मुझे तुम्हें यह सब करते हुए देखने को मिलता है। अमन, वो चिल्लाई और अब मेरी तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराई। हे, मैंने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया जब तक कि उसकी आंखें मेरी आंखों से नहीं मिल गई। ज़्यादा सोचना बंद करो, तुम बहुत प्यारी लग रही थी। अच्छा, मैंने तुम्हारे बाइसेप्स चाटने से पहले प्यारी लग रही थी या बाद में? उसकी मुस्कान एक बार फिर से गायब हो चुकी थी। मैंने अपनी हंसी को रोकने के लिए अपने होंठ भींचे और उसकी आंखों में देखा। सच कहूँ तो मुझे नहीं लगा था कि उसे यह बात याद होगी। हाँ, चाटते वक्त मैंने सिर हिलाया और अपनी आंखें सिकोड़ी। उसने टेबल पर अपने हाथ मोड़े और अपना चेहरा उन्हीं में छुपा लिया। मैं हंस पड़ा और प्यार से उसके वालों को चूम लिया। कॉफ़ी पियो और ढेर सारा पानी भी, और उस डब्बे में डोनट्स रखे हैं, उन्हें खा लो। तुम्हें भी कार्ब्स की ज़रूरत है। तुम जा रहे हो? उसने ऊपर मेरी तरफ देखा। क्या उसकी आंखों में वो उदासी थी? एक पल के लिए मेरे मन में आया कि अपना फ़ोन निकालूं और शेरिल को कॉल करके अपनी सारी मीटिंग्स 1 घंटे आगे बढ़ाने के लिए कहूं। पर आज ऑफिस में बहुत बड़ा दिन था और पापा ठीक 40 मिनट में हमारे साथ एक कॉल पर जुड़ने वाले थे। काम पर जाना होगा बेबी, मैंने बड़े ही प्यार से कहा। पर क्या मैं तुम्हें इसके बाद कॉल करूं? मैंने उसे आखिरी बार देखा और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। तभी मुझे किचन में कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। मैं वहीं रुक गया और उस तरफ ध्यान से देखा। अवनी, डरना मत, पर मुझे लगता है कि किचन में कोई है। मैंने सावधानी से उस तरफ एक कदम बढ़ाते हुए कहा। वो सिर्फ मार्टिन है, वो यहीं रुक गया था कल रात। उसने अपनी कॉफ़ी के कप से नज़रें हटाए बिना कहा। ये थोड़ा अजीब था, वो इतने समय से यहीं था। मैंने तो कल रात उसे जोगी के अपार्टमेंट पर उनकी आफ्टर पार्टी के लिए छोड़ा था, तो वो यहाँ कब आया? मार्टिन, अवनी ने आवाज़ लगाई। अमन आया है डोनट्स लेकर। हे ब्रो, मार्टिन अपने बॉक्सर्स पहने हुए सुस्ती से किचन से बाहर निकल कर आया। डोनट्स के लिए थैंक्स यार, हमें इनकी सख्त ज़रूरत थी। अरे कोई बात नहीं भाई, उम्मीद है तुम दोनों को जल्दी बेहतर लगेगा, बाद में मिलते हैं। मैं बाहर जाने लगा, फिर दरवाजे से अपने कंधे के ऊपर से मुड़कर देखा और अवनी। उसने ऊपर देखा। तुम जब चाहो मेरे बाइसेप्स चाट सकती हो। वो शर्माते हुए मुस्कुराई और उसने अपना निचला होंठ चबाया। जो मांग रहे हो उसे लेकर ज़रा संभल कर रहना। मैं धीरे से मुस्कुराया और उसका अपार्टमेंट छोड़ते हुए पीछे से दरवाज़ा बंद कर दिया। लिफ्ट का इंतज़ार करते हुए मैंने एक बार फिर उस दरवाजे की तरफ देखा और कल रात के बारे में सोचने लगा जब मैं आखिरी बार इसके सामने खड़ा था। वो दरवाज़ा गहरे रंग की लकड़ी का बना था और उसके बीचों बीच हाथ से पेंट की हुई एक नेम प्लेट लटकी थी जिस पर उसका नाम लिखा था। दरवाजे के फ्रेम के ऊपर एक रंग बिरंगा तोरण भी लटका हुआ था जिसके कोनों पर छोटी छोटी घंटियां लगी थी। देखकर लग रहा था कि वो हाथ से बनाया गया है। दरवाज़ों के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पौधों वाले बड़े बड़े गमले रखे थे और बाईं दीवार के साथ रखे लकड़ी के शू कैबिनेट पर भी कुछ छोटे पौधे सजे थे। कल रात जब मैंने उसे लगभग अपने कंधे पर उठाकर रखा था और चाबी ढूंढने के लिए उसके उस गहरे कुएं जैसे बैग में हाथ मार रहा था, तब उसने मुझे बताया था कि उन पौधों में से हर एक का नाम क्या है। जैसे ही लिफ्ट आई मैं उसके अंदर चला गया और कार में अशोक यानी अपने ड्राइवर से मिला। उस बातचीत को याद करके मेरी हंसी रुकी ही नहीं रही थी। तुम जानना चाहते हो कि इन्हें क्या कहते हैं? उसने नशे में लड़खड़ाती आवाज़ में उन पौधों की तरफ ढीले ढाले अंदाज के हाथ हिलाते हुए पूछा था। हाँ, बिल्कुल जानना चाहता हूँ। ये पिंटू है, वो छोटू है और ये रमेश है। उसने बड़े गर्व से भरकर उनका परिचय कराया था। अच्छा, और बाकी सबके बारे में क्या ख्याल है? मैंने पूछा था। मुझे नहीं पता। तुम और मैं तो पार्टी छोड़कर आ गए हैं ना बुद्धू? मैं धीरे से हंस पड़ा था जब आखिरकार मेरी उंगलियों को उसकी चाबियां मिल गई। मैंने दरवाज़ा खोला और जैसे ही मैं उसे अंदर ले जाने लगा, नींद में डूबी अवनी ने अपना पूरा वज़न मुझ पर डाल दिया, जिससे मैं लगभग गिरते गिरते बचा। मैंने कभी उससे सच में यह नहीं पूछा था कि वो अकेली रहती है, अपने पेरेंट्स के साथ रहती है या किसी रूममेट के साथ, पर मुझे इतना पता था कि मैं उसे इस हालत में अकेले घर नहीं छोड़ सकता था। उसका लिविंग रूम काफ़ी सुकून देने वाला और आरामदायक था। वहाँ और भी बहुत सारे पौधे, रंग बिरंगे कालीन, तकियों से भरा एक नेवी ब्लू सोफ़ा, फर्श पर बिखरे हुए कुछ बड़े तकिए और सोफ़े के ऊपर पहाड़ों की एक बड़ी सी फ्रेम की हुई पेंटिंग लटकी थी। कमरे के आगे एक बालकनी थी जिसमें और भी पौधे थे और वहाँ एक झूले वाली कुर्सी जैसी कोई चीज़ रखी थी।
अगर तुम चोरी करने का प्लान बना रहे हो तो जेवरात बेडरूम के फर्श पर पड़े हैं, अवनी ने अपनी भौहें मटकाते हुए मुझसे कहा। ये जानकर अच्छा लगा कि शराब ने तुम्हारी याददाश्त पर उतना असर नहीं डाला है जितना तुम्हारी बोली पर डाला है, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। चलो आओ, तुम्हें बिस्तर तक छोड़ दूँ। मैंने उसे फर्श से उठाने की कोशिश की जहाँ वो हमारे घर में घुसते ही बैठ गई थी। ओ अमन, तुम हमेशा इतनी सही बातें करना कैसे चाहते हो? मैंने अपना सिर झटका और नीचे झुककर उसका हाथ अपने कंधे पर रख लिया, पर उसने इसके बजाय अपने दोनों हाथ मेरे गले में डाल दिए और मेरी आंखों में देखने लगी। रहना, मेरा दिमाग पढ़ने के लिए ये बिल्कुल सही वक्त होगा। उसने अपनी आँखें आधी खुली आंखों और एक बेहद खूबसूरत मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखकर कहा था। मेरा कितना मन कर रहा था कि मैं उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लूँ और उसे किस कर लूँ, पर मैं चाहता था कि जब हमारा पहला किस हो तो उसे उसकी एक एक बात अच्छे से याद रहे। इसलिए मैं और नीचे झुका, अपना हाथ उसकी थाइस के नीचे लगाया, उसे ऊपर उठाया और एक ही झटके में अपने कंधे पर डाल लिया। मुझे अच्छा लग रहा था कि उसका शरीर मेरे साथ कितने आराम से फिट हो रहा था। ठीक है, दुनिया गोल गोल घूम रही है, उसने कहा। वैसे यहाँ से नज़ारा बड़ा मस्त है। ओए, जब उसने अपने दोनों हाथों से मेरे हिप्स पर थप्पड़ मारा तो मैंने रिएक्ट किया तमीज़ से। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी और मेरी कमर को पकड़ लिया। मैंने उसके बेडरूम में कदम रखा, लाइट ऑन की और धीरे से उसे बिस्तर पर लेटा दिया। उसने अपने जूते उतारकर फेंके और रज़ाई के अंदर आराम से दुबक गई। उसने अपनी आंखों में शरारत लिए मेरी तरफ देखा। मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं अभी उसके बगल में लेट जाऊं, उसे बाहों में भरकर सुलाऊं, पर मुझे पता था कि अभी ये बहुत जल्दबाजी होगी और वो बहुत ज़्यादा नशे में भी थी। मैं उसके बेड के पास फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया और अपनी उंगलियों से उसके बाल सहलाने लगा। तुम ठीक हो? मैंने प्यार से पूछा। अब ठीक हूँ, उसने लगभग तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर ली। मैं कुछ मिनटों तक वहीं बैठा उसे देखता रहा। फिर मैं खड़ा हुआ, लाइट बंद की और उसके अपार्टमेंट से बाहर निकल आया। गुड मॉर्निंग सेक्सी। सुबह सुबह मेरी इस आदत वाली ग्रीटिंग ने हमेशा की तरह शरील के चेहरे पर मुस्कान ला दी। मैंने उसकी डेस्क पर तैयार रखी हुई फोल्डर उठाई और अपने केबिन के अंदर चला गया। शरील भी मेरे पीछे पीछे आई। कल की रात कैसी रही आपकी? उसने सहजता से पूछा। बहुत बढ़िया थी। तुम्हारी कैसी रही? मैंने पूछा। आपकी पार्टी से निकलने के बाद कुछ खास नहीं हुआ। अच्छा, तो कल रात तुम्हारी और माँ की अवनी को लेकर 1 घंटे कोई चर्चा नहीं हुई? उन्होंने आपको बता दिया? जबकि हम दोनों ने तय किया था कि हम आपको यह नहीं बताएंगे कि आप दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी लगती है। सच कहूँ तो उन्होंने नहीं बताया, तुमने खुद ही अभी बता दिया। मैं हंस पड़ा। शुरू करें? मैंने फोल्डर को ऊपर उठाते हुए पूछा। जी बिल्कुल। बोर्डरूम तैयार है, अगले 5 मिनट में सब वहाँ पहुँच जाएंगे। दिन का बाकी हिस्सा बस एक बाद दूसरी मीटिंग में ही निकल गया। मुझे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिली। आखिरकार दोपहर के 3 बजे जब मैंने थके हारे अपनी जैकेट उतारी और अपनी ऑफिस चेयर पर आराम से बैठा, तब मेरा ध्यान डेस्क पर रखे मेरे नाश्ते पर गया, जो मेरे लंच और दोपहर की स्मूदी के ठीक बगल में वैसे ही रखा हुआ था। मुझे ऑफिस में ऐसे दिन बहुत पसंद थे, पूरे बिजी और प्रोडक्टिव। रणनीतियाँ बनाना, नए आइडियाज़ पर सोचना, पुराने कामों को निपटाना, कमियों को दूर करना और पापों को काम करते हुए देखकर ही बिजनेस के हर पहलू के बारे में और गहराई से सीखना। शरीर के मेरी प्रोफेशनल लाइफ संभालने से पहले मैं अपने दिन भर के प्लान को लेकर काफ़ी लापरवाह रहता था, पर अब मेरे कैलेंडर पर हर चीज़ कलर कोडेड सलीके से सजी रहती थी। मैंने अभी स्मूदी की एक चुस्की ली ही थी और अपने ईमेल्स चेक करने के लिए लैपटॉप खोला ही था कि तभी मेरे फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन की आवाज़ आई। अवनी, तुमने मेरी वो सारी तस्वीरें खींची और उन्हें मेरे दोस्तों को भेज दिया। ये तो धोखा है। अब समझ आया कि तुम उनमें से किसी भी फ़ोटो में क्यों नहीं थे। मी, हा हा हा, हमें सबूत की ज़रूरत थी, क्योंकि अगर तस्वीरें नहीं होती तो कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करता कि तुमने क्या क्या गुल खिलाए हैं। अवनी, ठीक है, अब मैं तुम्हारी पार्टी के बारे में कुछ भी पूछना बंद कर रही हूँ, क्योंकि जो भी मुझे बताया जा रहा है मुझे उसमें रत्ती भर भी मज़ा नहीं आ रहा है। तुम्हारा दिन कैसा रहा? मी, बिज़ी। तुम्हारा? अवनी, अब बुक स्टोर के लिए निकलूँगी, सिर अब उतना नहीं चकरा रहा। आज बहुत कॉफ़ी और डोनट्स खाए हैं और उनके लिए थैंक यू। मी, एनी टाइम। बाय द वे, हैप्पी रीडिंग। अवनी, तुम्हें भी। अवनी, मेरा मतलब है हैप्पी वर्किंग।
मैं मुस्कुराया और अपने ईमेल पर वापस जाने के लिए फ़ोन नीचे रख लिया। अभी 1 मिनट ही बीता था कि मेरे फ़ोन पर फिर से नोटिफिकेशन की आवाज़ आई। अवनी ने एक फ़ोटो भेजी है। मैंने अपना चैट बॉक्स खोला और उसे डाउनलोड किया। वो मेरी एक तस्वीर थी जिसमें मेरी पैंट के बीच पर पानी का एक बड़ा सा गीला दाग दिख रहा था। ये पार्टी के उस वक्त की बात थी जब कोई मुझसे टकरा गया था और उसने अपनी पूरी ड्रिंक मुझ पर गिरा दी थी। फ़ोटो में मैं चिढ़ा हुआ दिख रहा था, पर साथ ही ऐसा लग रहा था जैसे मैंने अपनी पैंट में ही सुसु कर दिया हो। मी नहले पे दहला। अवनी, तुम्हें टक्कर की जोड़ी मिल गई है ना? इस बात में तो कोई शक नहीं। इस बात में वो बिल्कुल सच कह रही थी। तो इसी के साथ करते हैं हम अपने एपिसोड नंबर 6 को यहाँ पर ख़त्म। और वाओ वाओ वाओ, कितनी प्यारी स्टोरी चल रही है। मतलब इन दोनों की नोक झोंक और प्यारी प्यारी बातें। और यार ये मार्टिन जो अपने उसका ह्यूमर का तड़का लगाता है ना, मुझे ये बहुत पसंद आता है। मतलब बीच बीच में आकर के ऐसी सी लाइन्स, ऐसे ऐसे पंच लगाता है और मुझे वो सुन के बड़ा मज़ा आता है। मैं बड़ा वेट करती हूँ कि मार्टिन का सीन कब आने वाला है, बिकॉज़ समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि अमन के साइड के पार्ट को कुछ ज़्यादा एग्जेजरेट किया जा रहा है, बिकॉज अभी तक अवनी के साइड का ऐसा कुछ नहीं दिखाया। लाइक उसकी मदर फादर की, मतलब इस टाइप की उसकी फैमिली को ज़्यादा नहीं बताया जा रहा है, एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है। बट अमन अमन की साइड को किया जा रहा है। बट या काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मेरे बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं एपिसोड नेक्स्ट कब अपलोड होता है, क्योंकि एक्चुअली मैं काफ़ी बिजी जा रही हूँ आजकल और बहुत कम टाइम मिल रहा है मुझे मेरी रिकॉर्डिंग्स करने का। और अगर मेरी रिकॉर्डिंग्स हो जाती हैं तो उनको एडिट करने में इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। सो लेट्स होप कि मैं जल्दी जल्दी अगले एपिसोड्स अपलोड करूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे बताइए कमेंट में कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। टिल देन, बाय बाय।